हाफिज सईद का कच्चा चिट्ठा आज आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, साल 2000 लाल किला हमला दिल्ली में हुआ। लश्कर तैयबा की इसमें भूमिका बताई गई दर्शकों कि लश्कर तैयबा के आतंकवादी हाफिज सईद ने इस घटना को अंजाम दिया। अगली घटना साल 2001 भारतीय संसद पर हमला हुआ और लश्कर तैयबा और जैश के आतंकवादियों पर हमला माना हुआ और यह माना गया कि हाफिज सईद इसके पीछे है। साल 2025 आता है, अयोध्या राम जन्मभूमि पर हमला होता है। लश्कर के आतंकियों की संलिप्तता इसमें भी सामने आई थी, यानी मास्टरमाइंड हाफिज सईद। जी हां, अगला जो वाकया हुआ साल 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में ब्लास्ट होते हैं। भारत ने लश्कर तैयबा को जिम्मेदार ठहराया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि लश्कर तैयबा के आतंकवादियों की यह करतूत थी। साल 2008 आता है दर्शकों, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला। हाफिज सईद को भारत और अमेरिका दोनों ने साजिश करता माना, वही अमेरिका जो पाकिस्तान का अभी जिगरी यार बना हुआ है। साल 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला होता है। जांच में लश्कर के नेटवर्क पर आरोप लगता है कि लश्कर के नेटवर्क ने इस हमले को भी अंजाम दिया। पठानकोट एयरबेस पर जो हमला हुआ साल 2016 उरी, आपको याद होगा दर्शकों, उरी सैन्य शिविर पर जो आर्मी हेडक्वार्टर था वहां पर हमला होता है। पाकिस्तानी आतंकियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और बताया जाता है कि हाफिज सईद इसके पीछे था। साल 2025 पहलगाम का आतंकवादी हमला हम कैसे भूल सकते हैं। इस हमले के पीछे भी हाफिज सईद का हाथ बताया गया कि वही मास्टरमाइंड है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे भारत ने लिया, अब आपको वो बता देता हूं एक मैप के जरिए। जी हां, ये मैप आपकी टीवी स्क्रीन पर है दर्शकों। पीओके के 9 ठिकानों पर हमने ये स्ट्राइक की थी। वो ठिकाने कौन कौन से हैं? ये भारत, ये पाकिस्तान का हिस्सा है और ये पीओके का हिस्सा है जो ब्लिंकर्स हैं। पहला ठिकाना मुजफ्फराबाद, दूसरा कोटली, तीसरा बरनाला, चौथा सियालकोट, उसके बाद मुरीद के, बहावलपुर और तेहरा कला। 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई थी। 100 के करीब, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। इस स्ट्राइक के बाद आतंकवादियों की चूलें हिल गई थी, उनके हेडक्वार्टर तबाह और बर्बाद हो गए थे दर्शकों। तो बड़ा सवाल है, क्या एक बार फिर से अब वक्त आ गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो जाए इन आतंकवादियों के खिलाफ जो पीओके में एक बार फिर से अपनी पौध को खाद पानी देकर बड़ा कर रहे हैं, भारत के खिलाफ एक साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। अगले ग्राफिक्स, अगले कंटेंट पर आते हैं, फिर उसके बाद हम पैनल के पास जाएंगे दर्शकों। कितने आतंकी अड्डों पर कार्रवाई हुई जब पीओके में हमने एयर स्ट्राइक की, जरा उसकी डिटेल भी आपके लिए लेकर आया हूं। जी हां, आतंकी संगठन नंबर 1 मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में, ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। यहां पर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बड़े पैमाने पर आतंकवादी यहां ढेर हुए। आतंकी संगठन 2 मरकज तैयबा मुरीद के में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक किया भारत ने। लश्कर तैयबा के बहुत सारे आतंकवादी यहां भी ढेर हुए, हलाक हुए, 72 हुरों से मुलाकात हुई। जी हां, आतंकी संगठन 3 सरजल तेहरा कला में जो हमने एयर स्ट्राइक की थी, यहां पर भी जैश ए मोहम्मद के बड़े पैमाने पर आतंकवादी ट्रेनिंग कर रहे थे, छिपे हुए थे, उनको भी हमने जन्नत की सैर करा दी। आतंकी संगठन नंबर 4 महमूना जोया, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का ये हेडक्वार्टर बताया जाता है जोया में। यहां पर भी हमने एयर स्ट्राइक की। ये वो ठिकाने थे जो पीओके में आतंकवादियों को जगह दिए थे, पनाह दिए थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। आतंकी संगठन नंबर 5 मरकज अहले हदीस बरनाला, यहां पर भी लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के छिपे होने की बात थी। यहां पर भी हमने एयर स्ट्राइक की, यहां भी बड़े पैमाने पर आतंकवादी मारे गए। आतंकी संगठन नंबर 6 मरकज अब्बास कोटली, ये भी एक इलाका है, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी यहां भी थे और इस इलाके में भी हमने हमला किया। यहां पर हमने एयर स्ट्राइक की और यहां पे बहुत सारे आतंकवादियों को हमने ढेर किया। 7वां नंबर है मस्कर राहिल शाहिद कोटली, ये भी कोटली का एक बहुत खतरनाक एरिया था जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बड़े पैमाने पर यहां पर छिपे हुए थे। आतंकी संगठन नंबर 8 शाबाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, यहां पर भी लश्कर तैयबा के आतंकवादियों से हमारे एयरफोर्स के जवानों ने 2-2 हाथ किए और उनको भी 72 हुरों से मुलाकात का वीजा दे दिया। आतंकी संगठन नंबर 9 सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी यहां पर भी छिपे हुए थे और यहां पर भी भारत अपने एयर स्ट्राइक के जरिए, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए आतंकवादियों का सफाया कर दिया। दर्शकों, अब वक्त आ गया है हम चर्चा की तरफ बढ़ें। जी हां, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनसे हम चर्चा करेंगे, उनके जरिए इस पूरे मामले का विश्लेषण करेंगे कि यहां से अब अगली तस्वीर क्या होगी, यहां से अगला स्टेप क्या होने जा रहा है, क्या भारत का कदम होना चाहिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का वक्त आ गया है, क्या हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के लिए नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है और क्या इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए कि इस तरह के आतंकवादियों को वो अपने यहां पनाह देना बंद करे। स्वागत कीजिए लेफ्टिनेंट कर्नल शिवानी सिंह जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद।
इसके अलावा डॉक्टर मनन द्विवेदी मेरे साथ हैं, इज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हसाम दुरानी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, कुछ वक्त में मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। अरविंद जैन जी मेरे साथ हैं, इज अ फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश। सर बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने शो के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले कर्नल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी हाफिज सईद के लिए हमने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है, ये सबूत मिले हैं। एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी इस बात का जिक्र किया है। ये पूरा मास्टरमाइंड जो था हाफिज सईद था, जिसने आतंकवादियों को रेकी कैसे करनी है बताई, हमले कैसे करने हैं, कहां जाना है, कहां छिपना है, कैसे पूरे ऑपरेशन को प्लान करना है। अब यहां से भारत की स्ट्रैटेजी कितनी और सख्त होने और करने की जरूरत है ताकि हम इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को फिर टाल सकें? मैम नमस्कार, जय हिंद। देखिए क्या होता है कि हर देश में एक डेस्क होता है जो विदेश मामले हैंडल करता है, स्पेशली इन द इंटेलिजेंस। राइट। तो पाकिस्तान में ब्रिगेडियर खालिद शहजाद हैं जो इसको हैंडल कर रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर का हमारा समय था, उससे पहले पहलगांव। तो ये जो पूरा इन्होंने जिस तरीके से घटनाक्रम को रचा था वो इसलिए रचा था कि 2019 के बाद में ये किसी भी तरीके से कोई बड़ा हमला भारत में नहीं करवा पाए थे। और धारा 370 हटने के बाद में इनको समझ में आ गया था कि यहाँ के जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पीओके के लोग हैं, वो जब देखेंगे कि यहाँ उन्नति हो रही है तो उनको डेफिनेटली वही चीज होगी जो आजकल हो रही है। तो वो हमारे बीच में मजहबी हवा देना चाहते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आतंकवादी वहां से आए थे उन्होंने कलमा पढ़ने के लिए कहा था, ताकि जो भारत की आम जनता है वो कश्मीर के लोगों से नफरत करे कि यहाँ पर इस तरह की हत्याएं की जा रही हैं। और ये बिल्कुल डिवाइड करने की कोशिश थी। लेकिन जिस तरीके से भारत ने उस समय जवाब दिया और जिस तरीके से भारत ने अब जो एनआईए का कोर्ट है उसने जिस तरीके से सजा सुनाई है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, भले ही हाफिज सईद इस समय भारत में मौजूद नहीं है, लेकिन इससे पहले भी जब हमने इसके ऊपर जो पहले हमले हुए थे उसको लेके जब सबूत दिए थे, डोजियर्स दिए थे, पाकिस्तान के कोर्ट्स ने उनको खारिज कर दिया था और इनको पाक साफ कर दिया था। लेकिन जब एफएटीएफ से इनको लोन लेना था तो अचानक से इन्होंने हाफिज सईद के ऊपर से मुकदमे डाले और उसको 78 ईयर्स की सजा कर दी। हालांकि वो अभी भी खुले में घूमता है। लेकिन जब आप इस तरह की सजा सुनाते हैं जिसमें कि इनका कस्टोडियन में आके पूछताछ होना बहुत जरूरी है, तो आप इंटरनेशनल फोरम्स में ये दबाव बना सकते हैं। पहली चीज आप ये साबित कर सकते हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। दूसरी चीज, जो इनका टेरर नेटवर्क है जिसका ये बार बार नाम बदलते हैं, कभी जमात दवा कर देते हैं, कभी टीआरएफ रख देते हैं, कभी कुछ और रख देते हैं, जिससे कि टेरर फंडिंग कराते रहते हैं, उस पे बहुत एक शिकंजा कस जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो इंटरनल जो नेटवर्क है जो इनको सपोर्ट करता है, क्योंकि जो हमारे पास पहलगाम में भी अटैक हुआ था तो उनके पास ओवरग्राउंड वर्कर्स थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था। वो टेरर नेटवर्क डिसमेंटल करने के लिए हमें बहुत फ्री हैंड मिल जाता है, क्योंकि हम उनकी संपत्ति को भी जब्त कर सकते हैं। तो जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो इंटरनेशनली पहली बात इनकी जो फंडिंग है वो रुकती है। इनको जब रेड कॉर्नर नोटिस निकलते हैं तो हम काफी तरीके से पाकिस्तान पे दबाव डाल सकते हैं कि इनका प्रत्यार्पण हो, जिससे कि जो टेरर नेटवर्क्स हैं और टेररिज्म है उस पे नकेल कसने में हमें काफी हद तक सहूलियत होती है। जी ऑलराइट मैम, मेरे साथ अली अशरफ रत्ता साहब भी जुड़ गए, इस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है रत्ता साहब आपका।